द कॉन्वर्सेशन क्लिनिक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। नॉर्मली हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा स्पेस्ट है। आज मेरे साथ हैं शिल्पी, जो डॉक्टर नहीं है, लेकिन सवाल जो वो पूछेंगी वो आपके मन के सवाल होंगे। वेलकम शिल्पी। Thank you, Dr. Ravi. Hello everyone. My name is Shilpi and I am not a doctor. आज मैं वही सवाल पूछूंगी जो हम सब घर पे, ऑफिस में, चाय पे एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो सवाल आपके ही होंगे और जवाब देंगे डॉक्टर रवि। डॉक्टर रवि, ये बताइए, जो सबसे कॉमन कंफ्यूजन हमारे माइंड में है कि कुछ दवाइयों को आप बोलते हो सुबह ले लो खाली पेट, किसी को सोने से पहले ले लो, किसी को खाना खाने से पहले लो, किसी दवाई को खाना खाने के बाद लो। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर दवाई का एक टारगेट ऑर्गन होता है और एक टारगेटेड इफेक्ट होता है जो आप अपनी बॉडी में अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो रात को रेस्टिंग फेज में आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, काम करना चालू होता है, स्ट्रेस लेना चालू करते हैं, तब आपका बीपी बढ़ता है। तो आपको बीपी की दवाई के इफेक्ट की जरूरत मॉर्निंग में ज़्यादा है, तो आप मॉर्निंग में उस दवाई को लेते हैं। ओके। उसी तरह अगर जैसे एसिडिटी की आप दवाई ले रहे हैं तो वो सुबह आपको खाली पेट लेनी होती है, ताकि मॉर्निंग में जो आपका एसिड प्रोडक्शन होने वाला है वो उससे रिड्यूस हो जाए। उसी तरह कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे सिंपल नींद की दवाई होगी, वो तो आप रात को ही लोगे। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है नींद आना, तो उन दवाइयों को हम रात के टाइम पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए आपने बोला है ये दवाई खाना खाने के पहले लीजिए और मैं भूल गई, मैंने खाना खाने के बाद खाई वो दवाई, क्योंकि मैं मिस भी नहीं करना चाह रही थी डोज। तो क्या उसके कुछ बहुत साइड इफेक्ट हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ? नॉर्मली खाली पेट लेने वाली दवाई यूजुअली एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए होती है, जैसे पैंटोप्राजोल या रानिडिन। जिन पेशेंट्स को एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस होता है, पेट में जलन होता है, उनके लिए होती है। अगर आप खाना खाने के बाद दवाई ये लेते हैं तो तब तक आपकी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो ये दवाई उतना इफेक्टिव नहीं होती है। रही बात खाना खाने के बाद लेने से क्या इससे कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो ऐसा कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट जिस कारण से आपने वो दवाई ली है वो असर नहीं करेगा। अच्छा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दवाइयों को उसी तरह से लें जिस तरह से हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, ये बताइए कि पेन किलर्स ना जनरली हम लोग बिना सोचे ले लेते हैं कि पेन हुआ, चलो भाई पेन किलर ले लो, रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेन किलर सिर्फ आपके दर्द को कम कर रहे हैं, आपके सिम्टम को कम कर रहे हैं, ये आपकी बीमारी पर असर नहीं कर रहे हैं। और बार बार लगातार अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं दर्द की, तो ये आपके पेट पर, किडनी पर, लिवर पर बुरा असर कर रही होती है। और अगर आपको बार बार दर्द की दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो दर्द आपकी बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भैया बॉडी में कुछ गड़बड़ है, जाके डॉक्टर से मिलो और जांच करो और पता लगाओ कि किस वजह से दर्द हो रहा है। अच्छा, तो कोई मतलब सेफ पेन किलर नहीं है जो हम रख लें कि भाई ये सेफ है, ये तो हम कभी भी ले सकते हैं? देखिए, पेन किलर्स सही डोज में अगर लिया जाए तो सेफ होता है, लेकिन अब अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको लगातार हफ्ते 10 दिनों तक दर्द की दवाई लगातार लेनी पड़ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है और सिर्फ पेन किलर से आपका कंप्लीट रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। तो हफ्ते भर से ज़्यादा दर्द है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, मतलब इसका ये हुआ कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि कहीं कुछ और गड़बड़ है, जिसके लिए आपको टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है, और फिर डॉक्टर से सही तरीके से दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करानी पड़ेंगी। ओके डॉक्टर, अभी पेंटाप्राजोल एक ऐसी दवाई है जो हर घर में होती है और कई लोगों को मैंने देखा है सुबह चाय के साथ भी ले लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बिल्कुल गलत है। पेंटाप्राजोल आप अपनी एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए लेते हैं और ये आपको खाली पेट लेना होता है। इसको लेने का सही तरीका ये है कि आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट के करीब आधे घंटे पहले इसको लें, और इस दवाई को लेने के करीब आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, तभी ये आपकी एसिडिटी को रिड्यूस कर पाती है। और इसे चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं, सादे पानी के साथ ही लेना होता है। अच्छा, ये भी बताइए, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि पेंटाप्राजोल रोज खाते हैं और कई सालों से खा रहे हैं, तो क्या ये बीमारी क्योरेबल नहीं है? देखिए, पेंटाप्राजोल एक लाइफस्टाइल मेडिकेशन नहीं है। अगर आपको सालों से पेंटाप्राजोल खाने की ज़रूरत पड़ रही है तो अंदर कुछ गड़बड़ है, जिसके लिए आपको टेस्ट करा के डॉक्टर से मिलके सही डायग्नोसिस कराना ज़रूरी है। अगर आप इतने सालों से दवाई ले रहे हैं और अगर इसे गलत तरीके से लिया गया तो बॉडी खुद कंफ्यूज होकर एसिड प्रोडक्शन करना ही बंद कर देती है, और अगर आपका एसिड प्रोडक्शन बंद हो जाए तो फिर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम चालू हो जाती है।
आजकल तो लग रहा है जैसे हर किसी को गैस्ट्राइटिस है। इसका क्या कारण हो सकता है? आजकल की जनरेशन में गैस्ट्राइटिस जैसी लाइफस्टाइल हो गई है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लंबे समय तक आप घर के अंदर रहते हैं, बैठे रहते हैं सिस्टम पे और काम करते रहते हैं। खाने पीने का कोई सिर पैर नहीं है, बाहर से ऑर्डर होता है। जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह का ऑयल और कितनी बार रीयूज़ हो रहा है ये हमें आइडिया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हर किसी को गैस्ट्राइटिस होगा ही। अच्छा, ये ऑयल का मैं बहुत सुन रही हूँ। तो आपने एक बात बोली कि ऑयल कितने बार यूज़ हो रहा है, तो मतलब एक ही ऑयल में हम बार बार फ्राई कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? डेफिनेटली आप जितनी बार ऑयल को रीहीट करके रीयूज़ करते हैं उतनी बार वो ज़्यादा हानिकारक होता है। आप जब घर पे कोई चीज़ तल के खाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप हर बार नया ऑयल यूज़ करते हैं और उससे खाना बनने के बाद फिर उसे आप डिस्कार्ड कर देते हैं। बट ये होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं होता है, वो बार बार रीयूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग, आप घर पे ऑयल पे खाना बनाने के बाद जो खाना उससे निकलता है उसको आप या तो टिश्यू पेपर पे या पेपर पे रख के उससे एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हो। ये भी रेस्टोरेंट्स में नहीं किया जाता, तो आपका ऑयल इनटेक भी बढ़ रहा है प्लस द क्वालिटी ऑफ ऑयल इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। सेकेंड थिंग, आप घर पे कोल्ड प्रेस या हॉट प्रेस ऑयल खुद बना सकते हैं आजकल, और ऐसे अच्छे क्वालिटी के ऑयल्स अवेलेबल भी हैं, बट ये सारे ऑयल्स एक्सपेंसिव होते हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट्स या होटल वाले इतना पैसा खर्च करके आपको क्वालिटी क्यों बढ़ाएंगे? ओके, तो इसलिए हमें अगर फ्राइड खाने का मन है तो आपका कहना है कि घर पे ही तल के किसी दिन खा लो। डेफिनेटली किसी भी तरह का आपको अगर खाना खाना है तो घर पे फ्रेश बना हुआ खाना होटल या रेस्टोरेंट के खाने से बेहतर है। अच्छा, डाइट का मतलब क्या है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बताते भी हैं कि मैंने रोटी और चावल छोड़ दिया, अब मैं पतली होने वाली हूँ। तो देखिए, डाइट तो मतलब भूखा रहना नहीं होता है। डाइट आपकी एक बैलेंस डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट में आधा जो प्लेट है वो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरी सब्जियां होनी चाहिए, 1/4 प्रोटीन होना चाहिए और 1/4 कार्बोहाइड्रेट्स मतलब राइस या फिर रोटी। अच्छा, तो राइस और रोटी छोड़ना नहीं है? राइस और रोटी कम कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर सकते हैं, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की एक डेली रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन ये सब होता है। एंड ये रिक्वायरमेंट किसी एक स्पेसिफिक कारण से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ विटामिन्स एब्जॉर्ब होने के लिए आपको फैट्स की ज़रूरत होती है, तो अगर आप अपने डाइट में घी, बटर या ऑयल बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये विटामिन्स आपके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इसलिए जो बैलेंस डाइट कहा जाता है ना, कि जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, इसीलिए इतना साइंटिफिक है। ओके। तो मुझे वेट लॉस करना है तो मतलब क्या मैं बस जिम चले जाऊँ, ये डाइट थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया और मैंने वेट लॉस कर लिया? वेट लॉस आई थिंक जिम से नहीं, किचन से स्टार्ट होता है। मैं आपको भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आपकी डाइट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। देखिए, वेट लॉस करने का एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, आप जितना एनर्जी का इंटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट में आपका निकलना चाहिए। तो आप डाइट पे कंट्रोल रखिए। नॉर्मली हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम राइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं या रोटियां ज़्यादा खा लेते हैं और सब्जियां कम करते हैं। उल्टा होना चाहिए, सब्जियों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, राइस और रोटी की मात्रा कम होनी चाहिए। जैसा मैंने प्लेट का स्प्लिट कैसे करना है मैंने बताया, वो अगर आप मेंटेन करते हैं तो वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मतलब मुझे वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज तो करना ही है, क्योंकि आपने बोला इनटेक से आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी का, पर मुझे सब्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब 50% खाना मेरा सब्जियों पे होना चाहिए, हाँ, उससे आधा मेरा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और उतना ही मुझे प्रोटीन भी लेना है और फैट बंद नहीं करना है। हेल्दी घी, बटर, ऑयल थोड़ा बहुत तो लेना ही है। डेफिनेटली। अच्छा, मल्टीविटामिन सब ले रहे हैं तो क्या ये ज़रूरी है लेना? देखिए, हर किसी को मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी डाइट अच्छी है, नेचुरल फूड्स और फ्रूट्स आप अगर सब अच्छे से ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता ही है कि आजकल की जनरेशन की लाइफस्टाइल जो इतनी सेडेंटरी हो गई है, बाहर निकलना नहीं होता है, धूप नहीं ले पाते हैं, घर पे बैठे हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, ये सबसे कॉमन है जिसकी डेफिशिएंसी होती है। और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसे ही बिना टेस्ट किए
लगातार बहुत लंबे समय तक मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। बीच-बीच में आप अपने डॉक्टर से मिलें, कुछ टेस्ट होते हैं वो कराएँ और अगर ज़रूरत हो तो डेफ़िनेटली आप ये सप्लीमेंट्स को लीजिए। तो मतलब बिना टेस्ट किए खुद से, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं इसलिए मुझे नहीं लेना है। हाँ, ऐसे ब्लाइंडली आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है। आप एक चीज़ समझिए कि आप कोई सी भी कैप्सूल या टैबलेट लेते हैं, होती तो वो केमिकल ही है और अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्यों लेंगे? तो मल्टीविटामिन कब लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपकी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपकी बॉडी आपको साइंस देगी। आपको थकान होगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा, थोड़ा-सा काम करने पे भी फटीग हो जाएगा, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, नींद ठीक से नहीं आएगी। तो ऐसे जब आपको लक्षण हो रहे हों तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और ठीक तरह से पता चले कि किस चीज़ की कमी है, तब फिर आप डेफ़िनेटली आपको मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए। अच्छा, सब कहते हैं कि अगर बीपी या शुगर की दवाई हमने एक बार लेनी शुरू कर दी तो ये जीवन भर चलेगा। बहुत से लोग डर में लेते नहीं हैं, फिर बीच-बीच में लेकर छोड़ देते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको बीपी या शुगर किस वजह से चालू हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खुद पहले और ओबीस था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मुझे बीपी और शुगर दोनों की दवाई लेनी पड़ रही थी। लेकिन फिर जब वेट लॉस हुआ तो बीपी और शुगर दोनों की दवाइयाँ मेरी छूट गई हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ या बीपी की बीमारी थी, मम्मी-पापा को या पूर्वजों में किसी को, तो आपको वो जेनेटिक है और उस कंडीशन में आपको बीपी और शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बीपी बढ़ने का कारण स्ट्रेस है, तो वो आप अगर स्ट्रेस कंट्रोल में ले आते हैं तो फिर आपकी बीपी की दवाई छूट जाएगी। अच्छा, तो ये स्ट्रेस से क्या रिलेशन है? बीपी मतलब हार्ट या किसी चीज़ में स्ट्रेस से क्या हो रहा है? देखिए, बॉडी आपकी हार्मोन्स पे चलती है और जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो या वर्क स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, तो ये आपको जो कॉर्टिसोल करके हार्मोन है वो बहुत स्पाइक करता है और इसके स्पाइक होने से बाकी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है और आपका बीपी बढ़ता है। तो अगर आपके बीपी बढ़ने का कारण ही स्ट्रेस है, तो हाँ, स्ट्रेस कंट्रोल करने से, अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने से डेफ़िनेटली आपकी बीपी की दवाई अगर छूटेगी नहीं तो कम से कम थोड़ा कम तो ज़रूर हो जाएगी। तो ये पता चला कि बीपी और शुगर भी मैनेजेबल है, मुझे जीवन भर नहीं लेनी है उसकी दवाइयाँ। डेफ़िनेटली, जैसा मैंने बताया, ये डिपेंड करता है कि आपको किस कारण से आपका बीपी या शुगर बढ़ रहा है और अगर वो उस कारण को आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं या कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, तो डेफ़िनेटली आपकी बीपी और शुगर की दवाइयाँ छूट सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, अभी ये बताइए कि किसी भी तकलीफ या बीमारी में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मतलब एज अ पेशेंट बोल रही हूँ मैं, एज अ डॉक्टर का नहीं। सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा कि आप अपने सिम्पटम्स को छुपा के रखते हैं। कई बार कुछ लोगों को ऐसे लक्षण होते हैं जो वो शेयर करने में शर्माते हैं, जैसे पेशाब से संबंधित समस्या हो तो वो छुपा के रखते हैं और लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हर बॉडी का एक कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म होता है और उसकी एक लिमिट होती है। कई बार जब आप अपने लक्षण छुपा के रखते हैं और उसे किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो समस्या आपकी बढ़ती जाती है। शुरू में आप उसे टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करती है और फिर बॉडी कोलैप्स होती है। तो आपको अपने लक्षण छुपाने नहीं हैं, अपने फैमिली मेम्बर या जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करिए, डॉक्टर से मिलिए, सिम्टम्स शेयर करेंगे तभी हम सही डायग्नोसिस को पकड़ पाएंगे और फिर आपका सही इलाज कर पाएंगे। दूसरी गलती सबसे बड़ी ये है अपने लक्षणों का गूगल करना। गूगल डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। गूगल खुद से सोच के जवाब नहीं देता है। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उस पे डिपेंड करके वो आपको आंसर देता है। वो सही भी हो सकता है, ज़्यादातर गलत ही होता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। और तीसरा सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगा कि आप पेशेंट्स बहुत लेट पहुँचते हैं। जब मतलब जैसे कोई बीमारी चालू होती है, इनिशियल स्टेजेस में वो बहुत ईजिली मैनेज हो सकती है, रिवर्सिबल हो सकती है, बट आप इतने लेट आते हो कि फिर हमें भी अपने हाथ खड़े करने पड़ते हैं कि यार स्टार्टिंग में ये 1 या 2 दवाई से ठीक हो जाती, अभी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या हमें ज़्यादा दवाएं देनी पड़ेंगी। तो जब आपके लक्षण चालू हो रहे हैं तभी पहुँचे डॉक्टर के पास, जल्दी डायग्नोज करिए और जल्दी ट्रीट करिए। आज मुझे लगा कि डॉक्टर से बात करना स्केरी नहीं है। देखिए, डॉक्टर का काम सिर्फ ट्रीट करना नहीं होता, बीमारी के बारे में सही जानकारी देना और समझाना भी होता है। इसीलिए
सवाल पूछने से शर्माइए मत, अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से मिलें। यही है द कॉन्वर्सेशन क्लिनिक, जहाँ बात होती है दिल से और सिंपल लैंग्वेज में।